हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत। और ये आपका बीए सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर नंबर 1 है, जो कि मेजर और माइनर दोनों वाले बच्चों को पढ़ना है। चाहे मेजर के स्टूडेंट हो उन्हें भी पढ़ना है, माइनर के स्टूडेंट्स हो उन्हें भी पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपके लिए, जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये पहला पेपर है आपका दिल्ली सल्तनत, वैसे ही मैं इसका दूसरा पेपर भी कराऊंगा आपको। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। और दिल्ली सल्तनत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, फिर से बता दूं, दिल्ली सल्तनत मेजर 1 मेजर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है, जिनका मेजर हो माइनर हो दोनों पढ़ेंगे पेपर 1। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट की सुल्तान इल्तुतमिश वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कमेंट। आपको बताना है कि जो सुल्तान था इल्तुतमिश, वो क्या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, कि जो इल्तुतमिश है वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था कि नहीं था। तो देखिए, एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम लोग आंसर को लिखेंगे और एकदम हर एक क्वेश्चन का मैं डिटेल सॉल्यूशन लेके आया हूँ, आप भी ऐसे ही लिख के आना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, दैट्स वाई मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और कैसे आपको कितना कहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1211 से लेके 1211 से लेके 1236 का शासनकाल रहा है। ठीक है, और इसका शासनकाल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की नींव जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, परंतु उसका जो संगठित रूप से जो श्रेय जाता है, संगठित रूप देने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, इसलिए इतिहासकारों ने उसे क्या है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों उसके जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो नींव रखी थी, परंतु उसे क्या है, एक संगठित ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से जो है का श्रेय किसे जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, ये किसका कहना है, इतिहासकारों का कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आपको जो है इल्तुतमिश के पूर्व की स्थिति को थोड़ा बहुत बताना है कि कैसे क्या हुआ। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र शासक के रूप में शासन आरंभ किया। देखो, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक क्या है, उसने शासन आरंभ किया। तो उसने लाहौर और दिल्ली को अपने अधीन किया, परंतु उसका शासनकाल 1206 से 1210 तक ही रह पाया, बहुत ही छोटा शासनकाल। ठीक है, तो वह अपने शासन को स्थिर नहीं कर सकता। तो उसके मरने के बाद राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी। जिस समय इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली और उस समय इल्तुतमिश ने जो है वो सत्ता को संभाली और उसके बाद दिल्ली सल्तनत को मजबूत आधार प्रदान किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये चीज़ आप लिख के आओगे। उसके बाद अब बात करते हैं इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, ओके, तो देखो, आपने क्वेश्चन में देखा कि इल्तुतमिश पे ही आपसे चीज़ें पूछी। इल्तुतमिश क्या वास्तविक संस्थापक था, तो आपने बताया कि वास्तविक संस्थापक के क्या कारण है। आपने यहाँ पे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताया। अभी इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने इल्तुतमिश के पहले की थोड़ी बात बताई कि इल्तुतमिश वाली बात कहाँ से आई। पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में आप थोड़ा बताओगे, उसके बाद इल्तुतमिश की बात आएगी। ठीक है, और उसके शासनकाल। अब बात करते हैं कि उसके कार्य और उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो, शासन की स्थापना, राज्य का विस्तार और प्रशासनिक संगठन। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने गद्दी संभालने के बाद अपने विरोधियों को पराजित कर दिल्ली पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। उसके साथ साथ उसने क्या किया, मुगल वंश के शासक और शासनों को वैधता प्रदान की और सुल्तान के पद को जो है और स्थिर बनाया। ठीक है, ये उसने अपने शासन को और मतलब मजबूत करने के लिए क्या क्या किया,
उसके साथ साथ है कि राज का विस्तार के लिए उसने क्या किया, उसने बंगाल, बिहार और सिंध के अनेक भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके साथ साथ उनसे उत्तर भारत में सल्तनत की सीमाओं की सुरक्षा और विस्तृत किया। ठीक है, सीमाओं को सुरक्षित और विस्तृत किया। उसकी प्रशासनिक संगठन क्या था कि इल्तुतमिश ने केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। उसके साथ साथ उसने क्या है, इक्ता प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। ये याद रखना, इल्तुतमिश के ही समय में इक्ता प्रणाली जो है वो सुव्यवस्थित की गई थी, जो आगे चलकर सल्तनी शासकों की मुख्य आधार बनी। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है, ये तो उसके कार्य और उपलब्धियां हैं, और भी हैं कि मुद्रा व्यवस्था की उसने, उसके साथ साथ मुद्रा में जैसे कि उसने चांदी और टका और तांबे के जीतल जारी किए, जिससे क्या है एक स्थिर मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई, और यह आर्थिक स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम था। ओके, मुद्रा व्यवस्था उसकी जो थी। उसके साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक योगदान कि इल्तुतमिश ने अनेक मस्जिदों और इमारतें बनवाई थी। उसके साथ साथ उसने दिल्ली को राजधानी के रूप में विकसित किया और इसे इस्लामी संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी बनाया था। ठीक है, उत्तराधिकारी व्यवस्था की बात करें तो इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे वह क्या है, दूरदर्शी शासक सिद्ध हुई। ओके, इल्तुतमिश के बाद आपको बताया रजिया आई थी। ठीक है, तो इतिहासकारों की दृष्टि में इल्तुतमिश के बारे में उन्होंने क्या बताया, इतिहासकारों का क्या मानना है कि लेनपुल में लिखा है कि इल्तुतमिश, ये जो दो इतिहासकार हैं उनकी बातें हैं, आप इसको उदाहरण के रूप में लिख सकते हो कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को जो है वो वास्तविक रूप प्रदान किया। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापित नींव पर महल का निर्माण करता था। मतलब नींव किसने रखी, नींव जो है शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट उसको महल बनाने का काम किसने किया, महल बनाने का काम इल्तुतमिश ने किया। ठीक है ना, ये लेन पोल के जो है इतिहासकार थे उनका ये मानना था। ठीक है, उसके बाद सर वोस्ली हैंग के अनुसार क्या था कि अगर ऐबक ने नींव रखी तो इल्तुतमिश ने उसे क्या है, उस प्रशासन की पूरी इमारत खड़ी की। मतलब शुरुआत तो किसने की थी, शुरुआत जो है ऐबक ने की। ठीक है ना, लेकिन उसको पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या आपको इस चीज़ में लिखना है। अगर आप और डिटेल में लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो, बट इतना सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो इल्तुतमिश है वही क्या है, दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ओके, अगर एक वर्ड में बताना चाहें तो ऐबक ने नींव रखी पर इल्तुतमिश ने इमारत खड़ी की। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 1 है आपका। ठीक है, जिसमें आपसे जितना पूछा आपको उतनी ही बातें बतानी है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका ये आपका सॉल्यूशन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। हाँ नहीं 2 ही कर लेते हैं पहले, 2 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 कर लेते हैं पहले। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ रजिया सुल्तान। अब उन परिस्थितियों का आपको विवरण दीजिए जिनके कारण रजिया सुल्तान का पतन हुआ। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताना है। प्रश्न कोई भी आए तो जिस शासक के बारे में आपसे कहा गया है, सबसे पहले आपको 1-1.5 पेज लगभग जितना आप लिख सकते हो उस शासक के बारे में आप लिखोगे। उसके साथ साथ अभी मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि मान लो कि कोई क्वेश्चन, अभी इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट में, कि कोई भी क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आता है तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको मैं एंड में जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो बताऊँगा कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे लिखना है आपको। मान लो उसमें कुछ भी ना समझ में आए कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं। ठीक है, ओके, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूं कि जो भी मैं आपको लास्ट बताऊंगा वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग उस पर चलेंगे। देखो, रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से लेकर 1240 तक उनका शासनकाल रहा है, और ये दिल्ली सल्तनत की, जैसा कि पता है आपको, पहली और एकमात्र महिला शासक थी। वह इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी, जिससे उनके पिता ने स्वयं उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनके पिता ने उन्हें जो है उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया एक बुद्धिमान, साहसी, योग्य और न्यायप्रिय शासिका थी, परंतु उसका शासन अधिक समय तक टिक नहीं सका। ठीक है, क्योंकि वो एक स्त्री थी और लोग इसके विरोध कर रहे थे। ठीक है, उनके पतन के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण थे। सिर्फ देख रहे हो ना, आपको ये चीज़ें लिखनी है कि राजनीतिक, जैसे जैसे अभी आप आगे बढ़ते रहोगे ना, प्रश्न का लेवल बढ़ता रहेगा। मैंने बहुत
जो है लो से लेके टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चंस जो है अरेंज किए हैं, ठीक है। तो पहला बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। उसके पतन के पीछे क्या क्या कारण थे, तो 3 पॉइंट में भी अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो कि रज़िया सुल्तान, उसके पतन के पीछे 3 कारण थे, तो पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण। तो एग्जामिनर तो आपको यहीं पे मार्क्स दे देगा, ठीक है ना, 3-4 नंबर तो आपको यहीं दे देगा इस हेडिंग पे ही, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण। अब उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या क्या कारण थे। तो देखो, सबसे पहले तुर्की अमीरों का विरोध, ठीक है, अपोजिशन ऑफ तुर्किश नोबल्स, कि रज़िया के पतन का सबसे प्रमुख कारण तुर्की अमीरों का विरोध था। इल्तुतमिश के समय में बने चालीसा, जो 40 नामक शक्तिशाली तुर्की आर्मी का जो समूह था, वो महिला शासक को स्वीकार नहीं कर सकता। इल्तुतमिश ने जो है वो चालीसा शुरू की थी, 40 लोगों का एक समूह था, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने 40 लोगों का। तो वो जो है जो तुर्की शासक अमीर थे उनका विरोध, जो तुर्की लोग थे, तुर्की अमीरों का जो समूह था वो महिला शासक को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो वह यह नहीं चाहते थे कि एक स्त्री उन पर शासन करे, इस कारण उन्होंने रज़िया के शासन को अस्थिर करने की लगातार कोशिश की। वो लोग इसके विरोध में थे कि हम किसी स्त्री के अंडर में काम नहीं करेंगे और स्त्री के अंडर में नहीं रहेंगे। दूसरा कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि मध्यकालीन इस्लामी समाज में महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं था, इसलिए क्या है, रज़िया को सामाजिक दृष्टि से भी विरोध झेलना पड़ा। प्रजा और अमीर दोनों ही मानसिक रूप से एक महिला शासक को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसी के साथ साथ आपका क्या है कि कोर्ट कॉन्स्पिरेसी, आपकी दरबारी षड्यंत्र, दरबार में कुछ षड्यंत्र रचे गए, जो कि क्या है कि दरबार के अमीरों ने रज़िया के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसके शासन को कमज़ोर कर दिया था, और वहाँ के लोगों ने कई बार क्या है विद्रोह भी किया था। और विशेष रूप से उसके भाई जो बहलोल और रुकदनी फिरोज शाह जो थे, देखो उसके 2 भाई थे, बहलोल और फिरोज शाह, ठीक है, ये 2 नाम आप याद रखना, के समर्थकों ने लगातार अशांति जो है वो फैला रखी थी, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका 2 कारण ये हो गए, 3 कारण हो गए। चौथा कारण ये है जमालुद्दीन याकूत के साथ संबंध का विवाद। उनका जो है जमालुद्दीन याकूत के साथ कंट्रोवर्सी भी थी कि उनके संबंध भी हैं। रज़िया ने एक हब्जी अधिकारी जो था, जिसका नाम क्या था, जमालुद्दीन याकूत, को ऊंचा पद दे दिया था। तो तुर्की अमीर इस बात से क्या है अत्यंत नाराज़ हो गए, क्योंकि वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। पर उन्होंने यह प्रचार किया कि रज़िया और याकूत के बीच में अनुचित संबंध है। उसके साथ साथ इस अफवाह ने रज़िया की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया और तुर्की अमीरों ने विरोध कर दिया। उनका मानना था कि आपने जमालुद्दीन याकूत को क्यों इतना बड़ा पद दिया, क्योंकि एलिजिबल तो हम हैं, आप उनको दे रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगला क्या था आपका प्रोविजनल रेबेलियंस, जिसमें उन्होंने क्या बताया, प्रतिनिधि विद्रोह, कि रज़िया के शासनकाल में अनेक सूबेदारों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की, खासकर लाहौर, बदायूं और मुल्तान के गवर्नरों ने विद्रोह भी किया। उसके साथ साथ रज़िया इन विद्रोह को पूर्ण रूप से दबा नहीं सकी, जिससे उसकी शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला कारण है कि मलिक अल्तुनिया से विवाह और विश्वासघात, मैरिज एंड बिट्रेयल। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कि तुर्की अमीरों के विरोध से निपटने के लिए रज़िया ने मलिक अल्तुनिया जो है कि उनसे शादी की, और ये कहाँ के शासक थे, ये जो भटिंडा है ना, भटिंडा के गवर्नर था, ठीक है, ये याद रखना, भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, उससे विवाह कर लिया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि शुरुआत में अल्तुनिया ने उसकी मदद की, परंतु बाद में उसी ने सत्ता पाने की लालसा में रज़िया को विरोध षड्यंत्र कर और अल्तुनिया की जेल में ही इनको जो है वो मार दिया गया था, ठीक है। तो दोनों को पराजित कर बंदी बना लिया गया और अतः 1240 में रज़िया की हत्या कर दी गई थी अल्तुनिया के ही जेल में, ठीक है। तो वहीं से इनका क्या हुआ, 1240 से इनका काम ख़त्म, और यहीं से ये जो है वो मार दी गई थी, ठीक है। अगला है कि अब लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं था। योग्यता के बावजूद राजनीतिक अनुभव की कमी थी इनके पास। रज़िया ने व्यक्तिगत रूप से योगदान और नेतृत्व था, योग्यता और नेतृत्व था, परंतु उसे राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका, बहुत ज़्यादा उसे समर्थन नहीं मिला था। सो दरबार, सेना, प्रशासक सभी उसके क्या थे, उससे असंतुष्ट थे, उससे इतना ज़्यादा संतुष्टि नहीं थी उनके पास। तो इससे उसका शासन जो है वो कमज़ोर हुआ और अंततः उसका जो है पतन वो निश्चित हो गया, ओके। अब ये तो थे आपके 7 कारण। तो सबसे पहले आपने रज़िया सुल्तान के बारे में बताया, और रज़िया के बाद आपने क्या है उसके
पतन के क्या कारण थे, तो 7 कारण आपने लिखे। तो मैं कहूँगा कि पहले आप इन पॉइंट्स को लिख लेना 7, उसके बाद आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देना अगले पेज पे, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला कि रजिया सुल्तान का शासक भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय प्रयोग था। ओके, एक स्त्री द्वारा पुरुष प्रधान समाज में शासक करने का प्रयास था जो कि विफल रहा। वह प्रतिभाशाली और दूरदर्शी शासक थी, परंतु सामाजिक मानसिकता के कारण, तुर्की अमीरों की षड्यंत्रता के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण और उसके शासन लंबे समय तक नहीं चल सका, जिससे क्या है 1240 ई में उसकी मृत्यु के साथ साथ ही गुलाम वंश की एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी टूट गई। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 2 आपका था रजिया सुल्तान वाला, वो भी आपका खत्म हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इससे आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो मैं फिर से कहूँगा पहले आप जो है रजिया सुल्तान के बारे में देखो, जैसे आपने बताया रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में बताने के बाद उसके 7 कारण लिखे जो कि बहुत होते हैं, और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद आपको निष्कर्ष हो गया आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको रजिया का पतन उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता से अधिक उस युग के सामाजिक, मानसिक और दरबारी षड्यंत्रों का परिणाम था। ठीक है ना, षड्यंत्र की वजह से ही जो है वो अपना शासनकाल इतने लंबे समय तक चला नहीं पाई। ठीक है, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन के राजत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ओके, सो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बलबन के बारे में कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा प्रमुख शासन गियासुद्दीन बलबन था, जो 1266 से लेकर 1287 तक उसका शासनकाल रहा, और दिल्ली के शासन को अत्यंत संगठित, अनुशासित और सशक्त रूप प्रदान किया था। किसने? गियासुद्दीन बलबन ने। उसका शासनकाल जो है एक शक्ति, अनुशासन और गौरव का प्रतीक था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसने अपने शासन की सफलता के लिए थ्योरी ऑफ किंगशिप जो थी उसको विकसित किया, जिसे दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण जो है स्थान प्राप्त था। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है कि उसकी थ्योरी क्या थी, ईश्वरी सिद्धांत उसका क्या था, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स। बलबन का मानना था कि सुल्तान ईश्वर की जो है प्रतिनिधि है, शैडो ऑफ गॉड है। ठीक है, उसने स्वयं को जो है जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया कहा था। जिल्ले इलाही किसने कहा था, ये भी याद रखिएगा। ये किसने कहा था? गियासुद्दीन बलबन ने कहा था। ओके, उसके साथ साथ उसका विश्वास था कि सुल्तान की सत्ता को ईश्वर से प्राप्त शक्ति मानना जाना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब ईश्वर की अवज्ञा के समान है। कि उसने एक तरीके से सीधे से ये कहा था कि जो राजा है वो एकदम भगवान का स्वरूप है। ऐसा अगर आपने राजा की बात नहीं मानी तो मान लो कि आपने भगवान की बात को टाल दिया, ईश्वर की बात को टाल दिया, और ईश्वर ने राजा को ही आपके लिए भेजा है, और आपके लिए जो कुछ भी है सब कुछ आपका राजा ही है। इस सिद्धांत को उसने अपनी सत्ता को दैवीय अधिकार और पवित्रता प्रदान की। ठीक है, उसके साथ साथ क्या था कि सुल्तान की पूर्ण सत्ता, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान, कि बलबन के अनुसार सुल्तान जो है वो राज्य का सर्वोच्च शासक है और उसके आदेश का पालन सभी को करना चाहिए। उसके साथ साथ किसी को भी उसकी आज्ञा के विरोध, उसकी जो भी बातें हैं उसके विरोध जानना नहीं चाहिए, उसके विरोध नहीं बोलना चाहिए, और कार्य करने का उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ उसने यह स्वस्थ व्यवस्था की थी कि सभी अधिकारियों और अमीर लोगों के बीच में एक क्या है, पूर्णता जो है एक सुल्तान जो है के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे। जो भी उसके अधिकारी हैं, जो भी अमीर सुल्तान हैं, ठीक है, सब लोग क्या है उसके प्रति निष्ठावान रहें, अच्छे से काम करें उसके लिए। उसके साथ साथ क्या है उसके राजकीय गरिमा और शान शौकत, रॉयल डिग्निटी एंड ग्लोरी जो भी उसकी थी, कि बलबन ने सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने के लिए राज दरबार में अत्यंत अनुशासन और मर्यादा लागू की थी। उसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने हंस नहीं सकता था, ना ही उसके सामने सामान्य भाषा में बात कर सकता था। दरबार में सिजदा मतलब सुल्तान के आगे झुकना, और पैबोस मतलब पैर चूमना, ये 2 बात याद रखिएगा, सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं लागू की थी, पैर चूमने वाली और सुल्तान के सामने झुकना, जिससे लोग क्या है उसके प्रति लोगों का मान सम्मान बढ़े, लोग उसके
और मतलब रिस्पेक्ट करें उसकी जो है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, अमीरों पर नियंत्रण किया उसने, ठीक है। बलबन ने तुर्की अमीरों की शक्ति को सीमित किया क्योंकि वही दरबार में षड्यंत्र रचते थे, जैसा आपने रजिया सुल्तान वाले केस में देखा था। और जो चालीसा थी नामक शक्तिशाली अमीर समूह को जो है समाप्त कर दिया। देखो, इल्तुतमिश ने इस चालीसा का शुरुआत किया था और बलबन ने इसको क्या किया, ख़त्म किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इससे सुल्तान जो था उसकी सत्ता केंद्रित हुई और सामंतों की मनमानी जो है उस पर रोक लगा दी गई, ओके। उसके साथ साथ जो है उसकी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कि बलबन ने कहा था कि राज्य बिना न्याय के टिक नहीं सकता। तो उसके शासन में कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो अमीर हो या सामान्य नागरिक हो, न्याय जो है दोनों को बराबर दायरे में बाहर नहीं था। दोनों के लिए मतलब बराबर ही न्याय था, दोनों के लिए कोई भी अलग अलग कानून नहीं थे। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था ताकि राज्य में अनुशासन और शांति बनी रहे, ओके। उसके साथ साथ क्या है, दरबार की व्यवस्था पे उसने काम किया कि बलबन ने अपने दरबार को अत्यंत औपचारिक और गरिमाएँ मतलब जो थी उसको बनाए रखा। उसके साथ साथ उसने फ़ारसी रीति रिवाजों को अपनाया, जैसे शाही वस्त्र, सिंहासन और अनुशासन का उसने कठोर पालन किया। उसके साथ साथ इसे सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई और दरबार का एक पवित्र संस्थान के रूप में जो है, संस्था के रूप में स्थापित भी किया, ठीक है। उसने देखा कि उसने सारी चीज़ें मतलब राजा को सर्वश्रेष्ठ कह दिया तो लोग क्या है उसकी सारी बातें मानेंगे, उसके अधीन रहेंगे। जो लोग नहीं मानते तो उन्हें दंड भी दिया जाता था। और सब लोग क्या है, जो भी चीज़ें उसे लगती थी कि हाँ उसके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे चालीसा वाली बात थी, ठीक है, अमीरों वाली बात थी, उन सबको उसने क्या किया, दबा दिया। जिससे क्या है मतलब उन पर कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखा, जो कि रजिया सुल्तान ऐसा नहीं कर पाई थी। इस वजह से क्या उनका पतन हुआ, बट इसने क्या किया, वो चीज़ों पे कंट्रोल बनाए रखा। उसके साथ साथ अगला है धार्मिक, रिलीजियस एटीट्यूडों के धार्मिक सही गुणता। बलबन ने स्वयं को ईश्वर के प्रतिनिधि कहा, लेकिन वह धार्मिक मामलों में क्या है, व्यवहारिक था। उसने विद्रोह और अन्याय के खिलाफ कठोर नीतियां अपनाई। उसके साथ साथ उसने क्या है, उसने किसी धर्म के लोगों को प्रति अत्याचार नहीं किया। जो भी जिस धर्म के थे, ऐसा नहीं उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके साथ साथ जो है अगर कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि बलबन की जो राज सत्ता की नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो पहला उद्देश्य कि सुल्तान जो है की शक्ति को पूर्णता, कि सुल्तान ही जो है आपका राजा जो है वही सब कुछ है, और राज्य को अनुशासित करना, ठीक है, और शासन और दैवी और पवित्र रूप देना। कि शासन राजा महत्वपूर्ण है तो राजा का जो सत्ता है वो भी क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी यह नीतियाँ दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक परंपराओं का आधार बनी। और उसके बाद क्या है, शासक विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने इन नीतियों को और अधिक मजबूती दी। अलाउद्दीन खिलजी पे भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का, और इस पर क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से समाप्त हुआ, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग जलालुद्दीन खिलजी, एग्जामिन द फैक्टर लीडिंग टू द एसेसिनेशन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उन कारणों का परीक्षण कीजिए जिनसे जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली की सत्ता पर अधिकार हो सका, ओके। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला आपका है कि जो गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद, जिसकी मृत्यु 1287 में हुई थी, दिल्ली की जो थी दिल्ली सत्ता, उसमें गुलाम वंश का जो है वो अंत हो गया था। उसके बाद एक नई वंश आई जिसको हम लोग खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, खिलजी वंश सत्ता में आई। और जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जिसका पूरा नाम है, ठीक है, जो 1290 से 1296 तक रहा। उसके गद्दी पर बैठने के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण थे। और वो कारण क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला, बलबन के उत्तराधिकारियों की कमजोरी। बलबन जो थे उसके उत्तराधिकारी बलबन की तरह इतने जो है वो स्ट्रांग नहीं थे, मजबूत नहीं थे, तो वो क्या थे, कमज़ोर थे। तो बलबन के बाद उसके पुत्र बुगरा खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित कर लिया और दिल्ली की सत्ता संभालने से इनकार कर दिया था। तो दिल्ली में उसका पौत्र जो था कैकुबाद गद्दी पर बैठा, परंतु वह एक कमज़ोर और विलासी शासक साबित हुआ, जो कि यह चीज़ों को संभाल नहीं पाया। तो उसके शासन में अराजकता, भ्रष्टाचार और अमीरों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ गया, जिससे क्या इन स्थितियों में उसका फ़ायदा उठाया किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, और सत्ता प्राप्त करने का अवसर उसे दिख गया और यहीं से उसने सत्ता प्राप्त कर ली। उसके साथ साथ क्या है, तुर्की अमीरों की शक्ति का पतन। कि गुलाम वंश के समय
समय तक जो तुर्की अमीर थे वो दरबार में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन जब बलबन जो था उसकी कठोर नीतियों ने उनकी एकता और शक्ति को जो है वो तोड़ दिया था। उसके साथ साथ उनके स्थान पर खिलजी वर्ग, जो कि तुर्क से थोड़ा अलग था, दरबार में प्रभावशाली बनने लगे। उसके साथ साथ इसे खिलजी वर्ग को सत्ता में आने का अवसर भी प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ खिलजी वर्ग का उदय, राइज ऑफ खिलजी ग्रुप। जब आपने देखा कि बलबन के बाद जब कोई बहुत ज़्यादा इतना अच्छा शासक नहीं आया तो आप क्या है, उदय तो होगा ही खिलजी वंश का। तो खिलजी जो है वो खिलजी लोग तुर्कों के समान ही वीर थे, परंतु अधिक व्यवहारिक थे। वे सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर थे और उनके पास सैन्य शक्ति थी। उसके साथ साथ इस समूह का सबसे प्रमुख जो नेता था वो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था, जिसे अपनी योग्यता से सैनिक और अधिकारियों पर विश्वास जीता और राजा बन गया। उसके नेतृत्व में खिलजी समूह ने सत्ता परिवर्तन का प्रयास भी किया था। ओके, खिलजी समूह ने सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया। और उसके साथ साथ आपका क्या है, दिल्ली दरबार की अराजक स्थिति, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन दिल्ली। क्या कि कैकूबाद जो था उसके शासनकाल में दिल्ली दरबार में षड्यंत्र, दुराचार और भ्रष्टाचार फैल गया था। तो वह शासन की ओर ध्यान न देकर विलासिता में लिप्त था, जिससे क्या है, दरबार के अमीर अपने अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे थे। और ऐसे ही स्थिति में जलालुद्दीन ने जनता और सेनाओं के बीच शांति और स्थिरता का वादा किया। तो लोगों ने क्या किया, देखा कि मेरा जो पुराना राजा है कैकूबाद वो सही से चीज़ें कर ही नहीं रहा और इसने जो है शांति और स्थिरता का वादा किया, तो लोकप्रिय हो गया और लोगों ने क्या, इसे समर्थन देना स्टार्ट कर दिया। ओके, सेना का समर्थन की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, जो राजा अच्छा होगा, जो नियंत्रण कर लेगा, ठीक है, वही सेना का क्या होगा, हेड होगा। पहले से ही ये सेना में था। जलालुद्दीन खिलजी सेना का एक अनुभवी और लोकप्रिय सेना नायक था। ठीक है, तो उसने तुर्की अमीरों की तुलना में सैनिकों का अधिक विश्वास जीता। तुर्की अमीरों पे उसने ध्यान ना देकर सैनिकों पे ध्यान दिया और सेना के सहयोग से उसने कैकीबूद को जो है अपशब्द कर स्वयं सिंहासन ग्रहण किया। कैकुद्दीन को जो है वो हटा के उसने क्या किया, खुद को जो है 1290 में जो है वो राजा बन गया और कैकुद्दीन जो है वो हट गया। क्योंकि जब तक किसी राज्य में सेना आपके कंट्रोल में नहीं होगी या वहाँ के लोगों का आपको समर्थन नहीं होगा, आप कैसे राजा बनोगे। ठीक है, वही इसने किया। उसके साथ साथ की जन समर्थन और मध्यम नीतियाँ, पब्लिक सपोर्ट एंड मॉडरेट पॉलिसी जो थी जलालुद्दीन खिलजी की, कि जलालुद्दीन खिलजी अपने को जो है दयालु और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रस्तुत करता था कि मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, न्यायप्रिय शासक हूँ, जिससे कि उसकी नीतियाँ कठोरता की नहीं बल्कि उदारता की थी। तो जनता ने उसे क्या, एक शांति और स्थिरता रहेगी लाने वाला शासक के रूप में स्वीकार किया। अब जिससे क्या है, वह उसकी सत्ता को वैधता मिली और वह यहाँ से क्या है, शासन अपना स्टार्ट कर सका। उसी के साथ साथ क्या है, गुलाम वंश का अंत और नई राजनीतिक चेतना, एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो जो गुलाम वंश के अंत तक लोगों ने शासन परिवर्तन की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, तब तक क्या दरबार हो, चाहे सेना हो, चाहे प्रजा हो, सभी का एक न्याय, स्थिर और सक्षम शासक की खोज में थे। तो अभी ऐसे में क्या, जलालुद्दीन खिलजी का सत्ता ग्रहण एक क्या है, स्वाभाविक राजनीतिक परिवर्तन था कि राजा नहीं है तो उसका जो कमांडर इन चीफ होते थे या आर्मी हेड होते थे, वही सब क्या है, शासन करते थे, उन्हीं के कंट्रोल में आता था चीज़ें। यस और नो। उसके साथ साथ आपका क्या, अगर इसका निष्कर्ष की बात करें तो देखो यहाँ पे आपसे जलालुद्दीन खिलजी के जो है कैसे उसने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार स्थापित किया उसके बारे में है। तो दिल्ली की सत्ता पर स्थापित किया उसने अपना शासन। तो सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, और उसके साथ साथ आपको गियासुद्दीन बलबन, दोनों के केस लेके बताना है। ठीक है, बलबन के बाद जो आया वो आपका जलालुद्दीन खिलजी था। तो इसके बारे में आपको पहले बताना है दोनों के केस को। उसके बाद थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बारे में बताया। उसके बाद आपको जो है ये कारण लिखने हैं। तो टोटल कितने कारण बताए मैंने आपको, कैसे उसने किए, तो टोटल 7 कारण मैंने आपको बताया। इन 7 कारणों को आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला है आपका निष्कर्ष कि उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली की गद्दी पर आसीन होना केवल एक व्यक्तिगत का उत्थान नहीं था, बल्कि यह दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक में तुर्कों की, खिलजियों की सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया थी। सिर्फ उसका ही वो नहीं चाहता, उसके साथ साथ लोग भी चाहते थे कि वो जो है सत्ता में आए। उसका उदय राजनीतिक अस्थिरता, तुर्कों की कमजोरी और जनता की शांति की आकांक्षाओं का परिणाम था। तो ये बात याद रखना, आखिरी में जो लाइन लिखी हुई है। ओके, और यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वो ख़त्म होता है। अगला अब आपका आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो मैंने आपसे अलाउद्दीन खिलजी वाली बात कही थी कि यहाँ पे आपसे अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन पॉलिसी के बारे में पूछा है।
कि दक्कन जो नीति थी उसका विश्लेषण कीजिए। बट सिर्फ दक्कन का नहीं, मैं आपको कई और भी जो है वो उसकी नीतियों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये प्रश्न भी ज़रूर आता है। ठीक है, तो नीतियाँ इसकी ज़रूर पूछी आती, नीतियाँ आप एकदम अच्छे से देखना, सारी चीज़ें समझना। ठीक है, दक्कन के साथ साथ और भी नीतियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसके परिचय के बारे में लिखोगे, जैसा हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहा अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक था। इसकी जो है सबसे मतलब ज़्यादा अगर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा पूछा भी इसी के बारे में जाता है। उसने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सेना और समाज के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसका उद्देश्य एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य की स्थापना करना था, और उसने अपने शासनकाल में कई नीतियां लागू की जिससे दिल्ली सल्तनत की जो है शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसी के साथ साथ जो है अब हम लोग जो है दक्कन नीति के बारे में इसके पढ़ते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख उद्देश्य दक्कन के शक्तिशाली राज्यों को अधीन करना था, और वहाँ क्या है धन संपत्ति को प्राप्त करना था। वहाँ का जो जितना भी सोना होना है वो सब अपने अंदर में लेना चाहता था, सब अपने पास लाना चाहता था। प्रमुख अभियान इसने क्या क्या किए, तो अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण दक्कन के राज्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और वो कौन कौन से राज्य थे जिस पे आक्रमण, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै। ओके, जो कि एक आपके टोटल 4 राज्य हैं जहाँ पे किसका किसका राज्य था ये भी लिखा है। यहाँ पे यादव का, काकतीय का, होयसाल राज्य था। ठीक है, ये सारे राज्य आपको दिए हैं। जो दक्कन उसकी जो नीति थी उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, कि उसका उद्देश्य क्या था दक्कन में, तो वहाँ से धन संपत्ति इकट्ठा करना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना। उसके साथ साथ अभियानों का विवरण किया जाए तो 1296 में उसने क्या किया, देवगिरी पर पहला आक्रमण किया और राजा रामदेव को पराजित कर उस क्या है वहाँ पे जो भी चीज़ें थी ट्रिब्यूट जो है वो वसूल कर लिया, वहाँ पे जितने भी कर वगैरह थे। ठीक है, पहला आक्रमण ये किया। दूसरा आक्रमण 1307 से लेकर 1311 मलिक काफूर ने वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै पर सफलता अभियान चलाया, और इन विजयों से अलाउद्दीन खिलजी को जो है बहुत ज़्यादा धन, रत्न और हाथी की प्राप्ति हुई। तो ये 2 डेट आप याद रखना। उसके बाद ये जब युद्ध हुआ तो उसके बाद इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि दक्कन के राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन करदाता बन गए। ठीक है, अब अधीन बन गए। उसके साथ साथ दक्षिण जो था से भारी मात्रा में धन आने से दिल्ली की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर गई। उसके साथ साथ अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर नाम मात्र का नियंत्रण स्थापित किया, किंतु उसने वहाँ स्थायी शासन नहीं किया, सिर्फ नाम मात्र का किया था। कोई एक पर्टिकुलर वहाँ पे क्या है स्थायी शासन नहीं था। इन वजहों से उसकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी और क्या है द्वितीय सिकंदर कहा गया, उसे दूसरा एक तरीके से सिकंदर कहा गया। ठीक है, उसके साथ साथ उसने अब चीज़ों को और बढ़ाया आगे। जब उसे विजय मिलती रही तो उसने क्या किया, अब इसका अगर कंक्लूजन देखें तो अलाउद्दीन की दक्कन नीति सफल रही क्योंकि उसने दक्कन के राज्यों को सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। उसके पास आर्मी भी बहुत अच्छी खासी थी। यह नीति दिल्ली सल्तनत को के विस्तार में उसने यूज़ किया और उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी जो है वो सिद्ध हुई। ठीक है, उसके साथ साथ अब बात करते हैं उसकी, देखो ये तो आपके दक्कन वाली बात थी, अब उसकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में बात करते हैं। तो अलाउद्दीन ने एक केंद्रीकृत और कठोर प्रशासन की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ आपका जो है एक मिनट, उसके साथ साथ जैसे उसने क्या है अधिकारियों पर सख्त नियंत्रण रखा था, जासूसी यंत्रों को जो है मजबूत कर दिया था, भ्रष्टाचार रोकने हेतु तो उसने क्या सख्त दंड जो है निश्चित किए थे कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उसके साथ साथ उसने क्या है प्रांतीय शासन पर केंद्र का नियंत्रण भी रखा था। ठीक है, उसके साथ साथ अगला आपका है कि उसकी आर्थिक नीतियाँ जो थी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तो उसकी आर्थिक नीतियाँ क्या थी कि अलाउद्दीन की आर्थिक नीतियों उसके शासन को मजबूत बनाने के लिए थी, जिससे क्या कि भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। ठीक है, भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। उसके साथ साथ राजस्व की दर जो है वो 50% तक निर्धारित की गई। उसके साथ साथ बिचौलियों जो थे उनको समाप्त कर दिया गया, किसानों से सीधा कर वसूला गया। उसके साथ साथ राज्य के नियंत्रण में
कई वस्तुओं की कीमतें जो है वो तय कर दी गई थी कि हर एक वस्तु की कीमत इतनी है, ठीक है। तो ये उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। उसके साथ साथ अगला आता है उसका मूल नियंत्रण नीति, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। तो उसने वस्तुओं, अनाजों, कपड़े, घोड़ों, दासों आदि की कीमतें जो है सबकी कीमत तय कर दी थी। और बाजार में कीमत नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किए थे, वो सारी चीज़ें जानकारी उसे देते थे कि बाज़ार में कैसे चीज़ें हो रही हैं। कहीं लोग उससे क्या है ज़्यादा जो है, लोग जो भी बाज़ार में सामान बेच रहे हैं तो लोगों से ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे। सो इन नीतियों से जनता को जो है वस्तुएं सस्ती मिलने लगीं और सैनिकों को जो है निश्चित वेतन में जीवन निर्वाह संभव हो गया। उसके साथ साथ इसका जो था सैन्य नीति, मिलिट्री पॉलिसी, तो विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसके साथ साथ सैनिकों का वेतन जो है नगद दिया जाता था। उसके साथ इसने घोड़ों को जो पहचान के लिए दाग प्रणाली जो है शुरू की थी, ब्रांडिंग सिस्टम, जो कि इम्पोर्टेंट है। और सैनिकों की जो है पहचान हेतु तो उसने हुलिया प्रणाली जो है स्टार्ट की थी। ये दो इसकी प्रणाली जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सेनाओं में अनुशासन और निष्ठा पर इसने जो है विशेष बल दिया था कि सेना जो है वो अनुशासन और निष्ठा पर ध्यान दिया इसने, और कि जिससे सेना अनुशासन में रहे। ओके, उसके साथ साथ इसने क्या किया, धार्मिक नीति जो इसकी थी कि अलाउद्दीन मुसलमान था, परंतु उसने क्या है अपने शासन को धर्म से अलग रखा। उसने कहा था कि मैं राज्य का मालिक हूँ, धर्म का नहीं, कि राज्य मेरे लिए सब कुछ है, धर्म का नहीं, ठीक है। सो इन नीतियों से उसने प्रशासन कार्यों में धार्मिक दखल को सीमित किया था कि जो प्रशासन कार्य है उसमें धार्मिक दखल को जो है वो नहीं आएंगी, धार्मिक चीज़ें नहीं आएंगी। प्रशासन का कार्य अलग है, धार्मिक कार्य अलग है। कभी कभी उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, परंतु धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। हिंदुओं पर भी उसने जजिया लगाया था, ठीक है। जजिया याद रखना कि किसने लगाया था। कभी कभी उसने हिंदुओं पर जजिया किसने लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अच्छा, अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महान प्रशासक, नीतिज्ञ और सेनानायक था। उसकी दक्कन नीति ने दिल्ली सल्तनत को अपार धन दिया और उसकी शक्ति बढ़ाई। दक्कन नीति जो थी उससे क्या है बहुत ज़्यादा धन मिला था और उसकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। उसके साथ साथ उसकी सभी नीतियाँ जो थी, प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य और बाजार नीतियाँ, दिल्ली सल्तनत की नींव को अत्यंत जो है वो मजबूत बना दिया था। तो इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ से आपका 5वां प्रश्न जो है वो समाप्त होता है। अगला आपका 6ठा प्रश्न है कि एक्सप्लेन मोहम्मद बिन तुगलक प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन परियोजनाओं का आपको जो है वहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है, बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा है और ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जो कि अत्यंत बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी परंतु व्यवहारिकता से रहित शासक था। ओके, उसने शासन के विभिन्न क्षेत्रों में कई नवीन योजनाएं लागू की। जैसे उसने क्या है, सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद योजना थी जो कि राजधानी संस्थान की योजना, प्रोजेक्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। सबसे बड़ा जो वर्क था इसका यही था कि इसने अपनी जो कैपिटल थी उसको, राजधानी को जो है शिफ्ट करने की योजना बनाई। उसके साथ साथ क्या है, योजना का उद्देश्य क्या था, क्यों इसको शिफ्ट करना था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी जिसका नाम उसने बदलकर दौलताबाद रखा, और क्या है, राजधानी स्थानांतरित करने का उसने क्या है निर्णय लिया। और इस योजना के पीछे उसके कई उद्देश्य थे। वो उद्देश्य क्या क्या हैं, पहला आपका भौगोलिक कारण, दूसरा सुरक्षा कारण, और तीसरा आपका जो है आर्थिक कारण, और चौथा आपका राजनीतिक उद्देश्य। तो ये 4 कारण आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि पहला आपका क्या था, भौगोलिक कारण। दौलताबाद भारत के मध्य में स्थित था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि वहाँ से वो क्या है उत्तर और दक्षिण दोनों पर शासन आराम से कर सकता है, ये उसका मानना था। सुरक्षा कारण क्या है कि दिल्ली पर मंगोलों का लगातार आक्रमण हो रहा था, तो दौलताबाद क्या है सुरक्षित स्थान था क्योंकि वहाँ मंगोलों का पहुँचना कठिन था, तो ये उसका मानना था। उसके साथ साथ जो है आर्थिक कारण कि दक्षिण भारत में व्यापारिक समृद्धि जो थी अधिक थी, तो दौलताबाद को राजधानी बनाकर वह दक्षिण की संपत्ति का लाभ उठाना चाहता था कि जो दक्षिण वाला पार्ट है उसकी जो सारी संपत्ति है वो उसको क्या है लाभ उठाएगा। उसके साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य क्या थे कि दक्षिण भारत के हिंदू राज्यों पर नियंत्रण मजबूत करना चाहता था और संपूर्ण भारत को एक जो है साम्राज्य के रूप में जो है संचालित करता, ठीक है। उसके साथ साथ योजना जो है कैसे इम्प्लीमेंट किया उसने, ये तो उसके कारण थे, 4 कारण
कि वो करना क्यों चाहता था, ये है कि कैसे उसने किया। तो सबसे पहले 1327 में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के लोगों को राजधानी बदलने का आदेश दिया कि हमें राजधानी बदलनी है। उसने सभी अमीरों, विद्वानों, व्यापारियों और आम जनता को अपने परिवार सहित दौलताबाद जाने के लिए जो है बाधित किया कि आपको जाना है। तो दिल्ली से दौलताबाद की दूरी जो है लगभग 700 मील, लगभग 1100 किलोमीटर थी। इस यात्रा में हजारों लोग थकान, प्यास और बीमारी से ही मर गए, आधे लोग तो ऐसे ही मर गए, ठीक है। उसके साथ कई महीनों बाद जब शासक ने देखा कि स्थानांतरण असफल हो गया, तो उसने क्या है, लोगों को वापस दिल्ली लौटने की अनुमति दी। पहले कहा कि चलो, फिर कहा कि वापस चलो, जब असफल देखा चीज़ों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि योजना की असफलता के कारण, भाई असफल तो होना ही था, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक दूरी और कठिन यात्रा, दूरी बहुत थी, इतने ज़्यादा जो है पहले कार, बाइक ये सब थोड़ी हुआ करते थे। अत्याचारपूर्ण आदेश, ठीक है। उसके साथ साथ असुविधाजनक जलवायु, दिल्ली से दौलताबाद का रास्ता लंबा और कठिन था। जनता को इतनी दूरी तय करने में अपार कष्ट हुआ, सेना थोड़ी वो जनता है, इतना थोड़ी दूर चल पाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ राजधानी बदलने का आदेश जनता की सहमति के बिना ही उसने दे दिया। लोगों को जो है ज़बरदस्ती दिल्ली से निकाल दिया गया, ठीक है। अगर बदलना ही है तो तुम जाओ ना, जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। दौलताबाद की जलवायु दिल्ली की तुलना में गर्म थी, जिससे कि उत्तर भारत में लोगों के लिए यह वातावरण अनुकूल नहीं था। उसको सारी चीज़ें देख के तब बदलना था, लेकिन उसने क्या है, अपना लाभ देखा और लोगों का नहीं देखा, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या असफल भी हुई। देखो करने का कारण क्या था, पहली बात तो यहाँ पे 4 रीज़न थे। उसका योजना का उद्देश्य के बाद उसने योजना कैसे जो है इम्प्लीमेंट की, उसके बाद योजना सफल नहीं हुई, असफल हुई, उसके कारण क्या हैं। अब उसके बाद क्या, राजनीतिक अस्थिरता, शासन कार्य में अव्यवस्था फैल गई। उसके साथ साथ क्या है, ना तो दिल्ली और ना ही दौलताबाद सही तरीके से शासित हो पाया, ठीक है, दोनों में फंस गए। तो प्रशासनिक कठिनाइयों का भी इन्हें सामना करना पड़ा। तो इतने विशाल साम्राज्य को क्या किया इन्होंने, दो स्थानों में जो है, दो एक तरीके से भागों में जो है नियंत्रित करना कठिन था। उसके साथ साथ संचार व्यवस्था भी कमज़ोर हो गई थी। 2 जगह, अब दौलताबाद भी देखें, दिल्ली भी देखें, तब दोनों जगह को कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल होगा। तो इसके परिणाम क्या निकले कि जनता की हानि हुई, राजनीतिक अशांति फैली, राज्य की छवि पर आघात हुआ, अंततः योजना की जो है विफल हो गई। राजधानी बदलने से हजारों लोगों की जान गई और साथ में क्या, जनता में असंतोष फैल गया। उसके साथ साथ शासन की स्थिरता जो थी वो भी नष्ट हो गई और विद्रोह शुरू हो गया, लोग विद्रोह करने लगे। उसके साथ साथ कुछ वर्ष के बाद राजधानी को फिर से दिल्ली वापस लाना पड़ा और कोई इनके पास ऑप्शन था भी नहीं और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थानांतरण की योजना जो है वो दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा की प्रतीक थी। ये बहुत दूर का सोच रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन व्यवहारिकता की कमी के कारण क्या है, यह पूरी तरह असफल रही। और इस योजना से यह स्पष्ट होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, एक अच्छा विचारक परंतु असफल कार्यकर्ता था। विचारक तो अच्छा था बट कार्यकर्ता, चीज़ों को इम्प्लीमेंट, सोचता तो बढ़िया, सोचा ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। ओके, तो यहाँ से आपका छठा प्रश्न जो है वो समाप्त होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि डिस्क्राइब द मेजर मिलिट्री कैंपेन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के मुख्य सैन्य अभियानों का जो है आपको विवरण यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा और एक तुगलक वंश का संस्थापक था। उसने खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली के सिंहासन पर क्या है, अधिकार कर लिया था। जब खिलजी समाप्त हुआ तो इसने अपना जो है अधिकार स्थापित किया, जिसका पूरा नाम गाजी मलिक तुगलक शाह था। और यह एक योग्य सैनिक, संगठनकर्ता और क्या है, प्रशासनिक दृष्टता से दूरदर्शी शासक था। ये भी बहुत दूर तक देखते थे। अपने अल्प शासनकाल में लगभग 5 वर्ष में उसने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को, जो भी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से नहीं थी उनको क्या है व्यवस्थित ढंग से जो है किया, और क्या है, सफल सैन्य अभियान इसने भी चलाए और चीज़ों को व्यवस्थित किया, संगठित किया। उसके साथ साथ अब बात करते हैं मंगोलों के विरोध अभियान इसने शुरू किए। तो विवरण सबसे पहले देखते हैं कि खिलजी काल में मंगोलों के बार बार आक्रमण से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी, बार बार आक्रमण हो रहे थे मंगोलों के। तो गियासुद्दीन तुगलक ने सिंहासन पर बैठते ही सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता दी कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ उसने सिंधु नदी के पार के इलाकों में मंगोलों के खिलाफ सेना भी भेजी। उसके साथ साथ नई अभियानों में उसने मंगोलों को पराजित किया और सीमा क्षेत्रों में किलाबंदी भी जो है करा दी, जिससे क्या है, लोग
जो मंगोल हैं वो आसानी से ना आ सके। इसका परिणाम क्या निकला कि मंगोलों के आक्रमण का खतरा समाप्त हो गया और उत्तर पश्चिमी की सीमा जो है वो सुरक्षित भी हो गई और दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा जो है वो पुनः स्थापित हो गई थी। ओके, उसके साथ साथ अगला क्या है कि बंगाल अभियान इसने शुरू किया। बंगाल अभियान में खिलजी काल में बंगाल स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पे क्या है, नसीरुद्दीन, वहाँ के शासक कौन थे, नसीरुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता जो है वो स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि हमें दिल्ली सल्तनत की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं है। तो अभियान का संचालन किसने किया, तो इसका जो अपने पुत्र, इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक जो है को एक विशाल सेना के साथ बंगाल भेजा और यह अभियान 1324 में जो है चलाया गया, ठीक है। और बंगाल के शासक को पराजित कर दिल्ली सल्तनत की अधीनता जो है उसने पुनः स्थापित कर दी थी 1324 में अपने बेटे को भेज के। उसके बाद इसका क्या, वारंगल अभियान, ये इसके सारे अभियान के बारे में है ना, तो इसलिए अभियान अगला इसका कि दक्षिण भारत का काकतीय राज्य, जिसको हम लोग वारंगल बोलते हैं, काकतीय राज्य जो है वारंगल, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सल्तनत का अधीनस्थ था। और उसके साथ साथ क्या है कि ये तो उसका वारंगल अभियान था। वारंगल अभियान के बाद जो गयासुद्दीन ने अपने पुत्र जो पुत्र कौन है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या है पुनः सेना के साथ वारंगल भेजा, ठीक है। और वारंगल में क्या है, जो वहाँ के राजा थे उन्होंने क्या किया, पराजय स्वीकार कर फिर से दिल्ली सल्तनत की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। तो इससे क्या परिणाम निकल के आया कि जो दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव जो है वो पुनः स्थापित हुआ। और उसके साथ साथ ये अभियान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य क्षमता को भी जो है दर्शाता था, क्योंकि उसने हर बार जो है विजय प्राप्त की यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ आपका है कैंपेन इन तेलंगाना एंड मदुरई, तो मदुरई में भी इसने और तेलंगाना में भी स्टार्ट की चीज़ें। तो गयासुद्दीन ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य छोटे और बड़े राज्यों पर भी क्या है ध्यान दिया। उसके साथ उसने तिंगल मतलब और भी यहाँ पे शासकों को क्या है से कर वसूला और उन पे क्या नियंत्रण अपना स्थापित किया। इसका भी वही परिणाम होगा कि दिल्ली सल्तनत की सीमा जो है वो दक्षिण तक विस्तृत हो गई और उसकी प्रतिष्ठा और उसके बारे में लोग और जानने लगे और उसका साम्राज्य और बड़ा होता गया। उसके साथ साथ इसका कैंपेन इन नागपुर एंड राजपूताना, नागपुर और राजपूताना में भी इसने अभियान किया, ठीक है। और ये आपको अभियान के बारे में दिया, आप यहाँ से देख लेना। राजपूत राज्यों ने फिर से दिल्ली की अधीनता स्वीकार की और इस प्रकार उत्तरी भारत में भी शांति स्थापित हुई, ठीक है। तो देखो ये उत्तरी भारत की बात है और ये वाला आपका जो है कहाँ गया, ये आपकी एक और तरह दक्षिण भारत की बात है, ठीक है। तो उसने हर दिशा में जो है वो काम मतलब अपनी सेना भेजी युद्ध के, जिससे क्या है आपका उसका विस्तार हो, सैन्य शक्ति बढ़े, उसका नाम बढ़े, लोग उसके बारे में जाने, ठीक है, और उसकी पावर और बढ़े, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो आपसे मेजर मिलिट्री कैंपेन्स ही के बारे में पूछा आपसे, ठीक है, सैन्य अभियानों के बारे में। तो ये इसके सारे अभियान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और ये आपका पांचवा, ये उसके 5 अभियान है। और छठा ये भी सिंध और पंजाब अभियान, जो कि आपका उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ जो है पूरी तरह सुरक्षित हुई और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सुढंग तरीके से मतलब अच्छे ढंग से जो चीज़ें जो है वो हुई। उसके साथ साथ ये आपका उसने 6 जो है यहाँ पे अभियान उसने किए हर दिशा में, मतलब जहाँ तक उत्तर, पूरा पश्चिम, जहाँ तक उसने लगा कि हाँ चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकता है। उसके साथ साथ अगला आपका आता है कि निष्कर्ष क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक एक कुशल सेनानायक और व्यवस्थित शासक था। उसके साथ साथ उसके सैन्य अभियान ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को पुनः विस्तार किया और उसने चीज़ें बढ़ाई और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। हालांकि उसका शासनकाल जो आपातकालीन था, फिर भी उसने सल्तनत को मजबूत नींव पर खड़ा कर दिया था, है ना। उसकी मृत्यु 1325 में हो गई थी। 1325 में बंगाल से लौटते समय एक ढांचे में गिरने से हुई थी, जिसका एक क्या है योग शासक का अंत हो गया। इस समय के बाद एक कहना, इतिहासकारों का कहना है कि एक योग शासक जो है उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 7 यहाँ से खत्म होता है। अगला प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है कि मैं एक शासक के रूप में सुल्तान फिरोज शाह का मूल्यांकन कीजिए। फिरोज शाह के बारे में यहाँ पे आपसे बोला गया है, तो फिरोज शाह के बारे में आपको बताना है कि फिरोज शाह तुगलक अब इसके बाद ही आएगा। 1351 से लेकर 1380 तक तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था। फिरोज शाह पे भी आपका प्रश्न आता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जितने भी इसमें हैं, इसमें से ये आपको अच्छे से करके जाने हैं, देखना आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेगा। तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था
वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ये भी याद रखना, और उसके बाद सिंहासन पर बैठा। उसका शासनकाल लगभग 37 वर्ष तक चला था, जो कि शांति, निर्माण कार्य और धार्मिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, वह युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक जितना वीर नहीं था, परंतु प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी दृष्टि से उसने क्या है अनेक उल्लेखनीय उसके प्रति जो है कार्य उसने किए हैं, उल्लेखनीय कार्य उसने किए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की तरह वो इतना वीर नहीं था, परंतु प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी दृष्टि से उसने क्या अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो क्या क्या कारण है, पहले देखते हैं प्रशासनिक उसकी नीतियाँ। प्रशासनिक नीतियों में उसने जनता और पर अत्याचार को समाप्त किया और न्यायप्रिय शासन की स्थापना की। जो भी अत्याचार हो रहे थे उसे खत्म करके न्यायप्रिय शासन की स्थापना की। उसके साथ साथ अमीरों, उमराओं और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। उसके साथ साथ अधिकारियों की निगरानी हेतु व्यवस्था की। उसके साथ साथ उसने क्या प्रशासन अधिक संगठित हुआ, जिससे जो प्रशासन था और संगठित तरीके से जो है संचालित कर सका। वो उसने विरासत के अधिकार, हेरिडेटरी सिस्टम को प्रोत्साहन दिया। उसके साथ साथ जिससे क्या है प्रशासन स्थिर हो तो हुआ, परंतु क्या है योग्यता पर असर पड़ा कि मान लो हेरिडेटरी मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन मान लो खुद तो अच्छा राजा तो कैपेबल है लेकिन उसका बेटा इतना कैपेबल नहीं है, तो क्या होगा, योग्यता पर असर पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी दूसरी आर्थिक नीतियाँ कि फिरोज शाह ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उसने कर प्रणाली को सरल बनाया और कुछ कर जैसे घरी कर और जजिया कर को जो है लागू किया। उसके साथ उसने नहरों का निर्माण भी बरकाया जिससे किसानियों को सुविधा मिल सके। भूमियों का सर्वेक्षण कराया और राजस्व वसूली की उचित नियम बनाए थे। उसके साथ कर वसूली में अत्याचार न करने का निर्देश भी दिया था। तो ये थी उसकी प्रशासनिक नीतियाँ, ये है उसकी आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, अब अगला आता है उसकी लोक निर्माण कार्य। उसने क्या क्या किए, तो किले बनवाए, मस्जिद बनवाई, बाग, पुल और महल भी बनवाए थे। ठीक है, उसके साथ उसके कुछ प्रसिद्ध निर्माण आपको याद रखना है कि फिरोज़ाबाद उसने नई राजधानी बनाई। फिरोज शाह कोटला दिल्ली का किला उसने बनवाया। ठीक है, हिसार और जौनपुर नगर की स्थापना भी की उसने, और 120 नहरों का निर्माण करा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध क्या है यमुना से हिसार तक की नहर सबसे प्रसिद्ध नहर ये है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने कई अशोका पिलर दिल्ली और फिरोज शाह में स्थापित करवाए थे। ये उसके जो लोक निर्माण कार्य हैं ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ उसकी धार्मिक नीतियाँ। फिरोज शाह कट्टर मुसलमान था और उसने शासन में धार्मिक तत्वों के महत्वपूर्ण स्थान दिए। उसके साथ उसने इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार चलाया अपने शासन को, और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या हिंदुओं पर भी जो है जजिया कर लगाया, और जो पहले केवल गैर मुसलमान व्यापारियों पर लगाया जाता था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया उस जजिया को जो है वो हिंदुओं पर भी लगाया। मंदिरों के ध्वंस और मूर्तियों को तोड़ने जाने की उल्लेखना इतिहासकारों ने की। इसने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़वाया। उसके साथ विद्वानों, मौलवियों और सूफियों को विशेष सम्मान इसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके साथ साथ इसकी शिक्षा और कला का विकास, जिसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने विद्यालय, मदरसों और पुस्तकालयों को स्थापित किया। लाइब्रेरी दिल्ली में स्थापित की, जिससे कि अनेक किताबें, चीज़ें जो है वो सुरक्षित हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी परोपकार और कल्याणकारी कार्य, इसने अनाथों, विधवाओं और गरीबों की भी सहायता की थी, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए थे। फॉरेन पॉलिसी में इसने क्या किया कि फिरोज शाह ने विदेश नीतियों में युद्ध नहीं बल्कि शांति और स्थिरता को जो है प्राथमिकता दी कि युद्ध नहीं करेंगे, शांति और जो है समझौते से ही काम हो जाए, समझौते से ही काम कर लेंगे। बंगाल, सिंध और कुछ अन्य प्रांतों में विद्रोह की शांतिपूर्वक उसने दबाया। युद्ध करना ही करना इसने उचित समझा, और युद्ध को इसने प्राथमिकता ना देकर शांति और जो है समझौते की चीज़ों को इसने प्राथमिकता दी। उसके साथ साथ इसकी और भी चीज़ें हैं, कुछ सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। इसके बारे में क्या क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये जनप्रिय और दयालु शासक था। स्थिरता और समृद्धि जो है आई उसके शासन में। उसके साथ साथ उसने प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से जनता का विश्वास जीता और निर्माण कार्य और सिंचाई से कृषि उत्पादन बढ़ाया। ये उसके पक्ष में थे। विपक्ष में क्या है कि उसने क्या है धार्मिक कट्टरता ने हिंदू प्रजा में असंतोष फैलाया, मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ प्रशासन में अक्षमता बढ़ी,
उसके साथ युद्धों से दूर रहने के कारण सल्तनत की सैन्य शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई। युद्ध नहीं हुआ तो सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई। उसके बाद सल्तनत शीघ्र ही विघटन की ओर बढ़ गई। ठीक है, अगला है आपका कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि फिरोज शाह तुगलक एक दयालु, धार्मिक और लोक कल्याणकारी और निर्माण प्रेमी शासक था। ये इतिहासकारों का कहना है कि फिरोज शाह तुगलक एक आदर्श व्यक्ति था परंतु महान शासक नहीं था। ओके, तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 8 समाप्त होता है। अगला है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला है कि लोधी सुल्तान जो थे उनकी डिफाइन द किंगशिप थ्योरी ऑफ लोधी सुल्तान। लोधी सुल्तान के राजस्व सिद्धांतों की परिभाषित कीजिए। ठीक है, सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। तो देखिए लोधी सुल्तान के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले लोधी वंश जो था 1451 से लेकर 1526 दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था आपका लोधी। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? बल्लोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, जिनका आपको शासनकाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो लोधी शासक अफगान मूल के थे। ये कहाँ के थे? अफगान के थे। इसलिए उनकी जो राजस्ता की अवधारणा पहले से तुर्को शासक में विभिन्न थी। उनकी जो किंगशिप थ्योरी थी, ठीक है, राजसत्ता के सिद्धांत अफगान राजनीतिक परंपराओं पर आधारित थे। अफगान वाले परंपराओं पर इन्होंने चीज़ें जो है आधारित थी इनकी। उसके साथ साथ क्या प्रमुख विशेषताएं थी? ठीक है, तो पहला सामूहिक नेतृत्व की भावना। उसके साथ साथ दूसरा सुल्तान प्रथम एमंग इक्वल्स, मतलब सुल्तान ही क्या है? फर्स्ट एमंग इक्वल। सुल्तानी सब कुछ है कि लोधी सुल्तान को अपना सरदार के समान माना जाता था। जो लोधी सुल्तानों को अपने सरदारों के समान माना जाता था। उसके साथ साथ सुल्तान स्वयं को सबसे ऊपर परंतु सबके समान समझते थे। ठीक है ना, सबके ऊपर तो हैं बट समान है। उसके साथ अफगान इसका रणराज्य की भावनाएं थी। ठीक है, गणराज्य। उसके साथ साथ सुल्तान की शक्ति सीमित थी कि लोधी वंश के राजसत्ता में ना तो धार्मिक अधिकारियों से संपन्न थी और ना ही ईश्वर सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, उसके साथ साथ उनके शासन में सुल्तान की शक्ति जनजातीय सरदारों और अमीरों की सलाह पर निर्भर करती थी। ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। उसके साथ साथ व्यवस्था और अनुशासन का अनुभव, लैक ऑफ स्टेट सेंट्रल कंट्रोल। लोधी शासक अपने सरदारों को पूर्ण नियंत्रण में नहीं रख सके। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। उसके साथ साथ सिकंदर लोधी का राजसत्ता का दृष्टिकोण, उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सिकंदर लोधी ने अपने शासन में केंद्रीकरण लाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ उसने अमीरों को अनुशासित करने और शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ उसने अपने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा कल्याणकारी शासक माना। और उसका नीति जो थी व्यवहारिक थी कि राजा का धर्म है न्याय और प्रजा का कल्याण। राजा का ये धर्म उसका मानना था। ठीक है, ये सिकंदर लोधी के पॉइंट्स थे कि सिकंदर लोधी क्या क्या दृष्टिकोण है। उसके साथ साथ आपका इब्राहिम लोधी की राजसत्ता। देखो यहाँ पे सबकी राजसत्ता के बारे में है, मेन फीचर ऑफ लोधी। तो पहला आपका क्या है, ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई यहाँ पे कि जो उनकी लोधी सुल्तान जो थे, सुल्तानों की राजसत्ता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहले आप विशेषताएं देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 विशेषताएं हैं। उसके बाद सिकंदर लोधी का क्या मानना था, उसके बाद इब्राहिम लोधी, उसके बाद आपका जो है पहले इब्राहिम लोधी ने अपने अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कठोरता अपनाई। उसके साथ साथ क्या है, निरंकुश अफगान सरदारों को क्या है असंतुष्ट कर दिया था। उसके साथ साथ जो है आपका उसके विफल विद्रोह हुआ और अत्यंत 1226 में प्रथम पानीपत के युद्ध में वह बाबर से पराजित हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि लेखक उसकी निरंकुश प्रवृत्ति ने अफगान सरदारों को असंतुष्ट कर दिया निरंकुश प्रवृत्ति के कारण। तो जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसके खिलाफ विद्रोह हुआ और अंततः वह क्या हुआ 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, पहला पानीपत का युद्ध 1556 में, उसमें जो है बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी जो है वो हार गया। और यहीं से जो है वो दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई, लोधी डायनेस्टी। ओके, लोधी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई। ओके, उसके साथ साथ अगला आपका आता है कि लोधी वंश की राजसत्ता एक मिश्रित स्वरूप की थी। ना तो पूर्ण राजतंत्र और ना ही लोकतंत्र, ना ही पूरा मोनार्की थी, ना ही डेमोक्रेसी थी।
ठीक है। इस सिद्धांत के कारण लोधी वंश में क्या थे, केंद्रीकरण नहीं हो पाया, अफगान सरदारों में विद्रोह बढ़े और अंततः सल्तनत का जो है वो पतन हो गया। ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है कि लोधी सल्तनत सुल्तानों की राजसत्ता की अवधारणा अफगान राजनीति परंपराओं पर आधारित थी, जिससे क्या है वो सुल्तान को सबसे बड़ा सरदार माना जाता था, ना कि ईश्वर की प्रतिनिधि। और जो इसकी किंगशिप थ्योरी में शासन का समानता, परामर्श और न्याय की भावना तो रखी, परंतु क्या है मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण उसकी जो है शासन जो है टिक नहीं सका। तो इसका इतिहासकारों ने क्या कहा कि लोधी सुल्तानों की राज्य सत्ता थी, उसका सिद्धांत लोकतांत्रिक भावों से युक्त था, परंतु प्रशासनिक दृष्टि से वो क्या था, दुर्बल था। ओके, यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 9 पूरा होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ और आखिरी प्रश्न, और उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि दिल्ली सल्तनत की पतन के कारण बताइए। ट्रेस आउट द फैक्टर लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो, पहला दिल्ली सल्तनत जो था 1206 से लेकर 1526 भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, आखिरी डायनेस्टी यही थी, ठीक है। लगभग 3 शताब्दियों तक यह साम्राज्य उत्तर भारत में रहा, परंतु 1526 में बाबर द्वारा प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ उसका अंत हो गया था। इसके पतन के पीछे कई राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और बाहरी कारण भी थे, जिसके कारण वो जो है हारा। तो देखो, पहला आपका है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो पहला, कमजोर और अयोग्य शासक थे। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सशक्त शासकों के बाद अधिकांश सुल्तान कमजोर और विलासी थे। कुछ जो थे वो कमज़ोर थे, कुछ तो स्ट्रांग थे, बट उनके स्ट्रांग होने के बाद भी कुछ कमज़ोर थे, जिस वजह से क्या है कमज़ोर और विलासी थे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद शासक और इब्राहिम लोधी जैसे शासक दूरदर्शिता और राजनीतिक कुशलता से वंचित थे। इससे समाज की एकता और शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी, ठीक है। और उत्तराधिकारी की समस्या, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। राज सिंहासन के लिए संघर्ष होता था। गृह युद्ध, षड्यंत्र और राजकता फैली हुई थी। हर एक व्यक्ति चाहता था कि वो राजा बने। राज्य में तो आप जानते हो कि षड्यंत्र चलता रहता है। जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात बार बार सत्ता संघर्ष होता रहा। उसके साथ साथ अमीरों और सरदारों की महत्वाकांक्षाएं, उनकी भी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा थी कि सल्तनत के अमीर और सूबेदार स्वतंत्रता की प्रवृत्ति रखते थे कि हम स्वतंत्र हों। वैसे ही वे क्या है सुल्तान की शक्ति को चुनौती देते रहते थे। उसके साथ साथ तुगलक काल के बाद जो है 2 राज्य जो थे जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर और बहमी स्वतंत्र हो गए थे। कुछ राज्य जो थे, इससे दिल्ली की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी थी और कमज़ोर हो गई थी। अगला कारण है आपका केंद्रीकरण की विफलता, फेलियर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीकृत शासन की नींव तो रखी, परंतु उनके उत्तराधिकारी इसे बना नहीं रख पाए। चीज़ें तो शुरुआत हुई लेकिन उसका जो है फाइनल जो आउटकम्स नहीं निकल पाए। बाद के सुल्तानों के काल में गवर्नर और अमीर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, जिससे क्या है कि केंद्रीय सत्ता पूरी तरह कमज़ोर हो गई थी। और आर्थिक संकट, इकोनॉमिक वीकनेस, धार्मिक संकट जो थे आपके, ठीक है। लगातार युद्ध करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, पैसे धीरे धीरे कम होंगे, तो व्यापार और उद्योगों पर भी क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। उसके साथ साथ क्या हिंदुओं पर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण और मंदिरों की मतलब ख़त्म करने लगे, मंदिरों को तोड़ने लगे, मूर्तियों को तोड़ने लगे। ओके, उसके साथ साथ बाहरी आक्रमण होते थे, जैसे मंगोलों का आक्रमण हुआ, ठीक है। और अंततः बाबर का आक्रमण 1526 से जिससे पूरा समाप्ति हो गया, ठीक है। तैमूर लंग 1398 का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ओके, और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पूरी तरह क्या है डगमगा गई थी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार तो थे ही, भ्रष्टाचार, रिश्वत और सारी चीज़ें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। उसके साथ साथ शासन तंत्र में अनुशासन और नैतिकता का अभाव जो है वो आने लगा था। उसके साथ साथ आपके क्या है बाबर का आक्रमण और प्रथम पानीपत का युद्ध बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इब्राहिम लोधी ने शासनकाल में जो अमीर थे वो असंतुष्ट थे, तो अफ़गान सरदारों ने बाबर को क्या भारत बुलाया।
अफगान सरदारों ने बाबर को भारत बुलाया था। उसके बाद प्रथम 1526 में पहला युद्ध हुआ और क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब दिल्ली सल्तनत ख़त्म 1526 में। अब कौन राज्य करेगा? अब आपका जो है वो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये आपके जो है 10 कारण थे, जिन 10 कारणों की वजह से क्या है, दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और मुग़ल जो है वो शुरुआत हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि दिल्ली सल्तनत का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक कारणों की वजह से हुए थे। इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत की मृत्यु हत्या से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्षय से हुई। मतलब दिल्ली सल्तनत डाई नॉट बाय द मर्डर बट बाय द स्लो डीके। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नोट में आप लिख के आओगे वहाँ पे हाईलाइट करके, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से हमारे टोटल 10 प्रश्न जो है वो ख़त्म होते हैं। मैंने आपको टोटल 10 प्रश्न कराए हैं। ठीक है, और अप्रॉक्स मैंने आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर की हैं। ठीक है, हर टॉपिक से प्रश्न लिया है, हर टॉपिक से चीज़ें डिस्कस की हैं। अब मैं आपको 1-2 मिनट में इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं कि आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी करके जाना है, फिरोज शाह तुगलक करके जाना है, दिल्ली के पतन का कारण करके जाना है। ठीक है, ये 3 प्रश्न तो जरूर हैं कि आपके आएंगे तो आएंगे ही। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बार से पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब अगली बार भी चेंज ही था कि सेक्शन आपका ए जो होगा और सेक्शन बी, तो आपको करने कितने हैं? सेक्शन ए में से 1 प्रश्न करना होगा, 2 में से 1, और सेक्शन बी में से आपको 8 में से 3 करने होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखना, 8 में से आपको जो है वो कोई 3 करने होंगे, और यहाँ सेक्शन ए में आपको 1 करना होगा। तो आपको टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 10 में से 4 प्रश्न ही करने हैं, और 10 मैंने आपको कराए हैं, इसीलिए मैंने आपको 10 कराए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला था समझाने के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, आपको समझ में ना आए कि इस प्रश्न में क्या लिखना है, आप सिंपल सा उस प्रश्न का कीवर्ड देखना। फिरोज शाह तुगलक वर्ड देखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में क्या पूछा, सब फिरोज शाह तुगलक पे लिख दो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी देखा, उसकी नीतियाँ पूछी हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो अलाउद्दीन खिलजी के आगे पीछे का सब लिख दो, उसकी सारी नीतियाँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कब से कब तक रहा, क्या क्या उसने किया, सब कुछ लिख के आओ। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो समझ में है वो लिखो, उसके बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, सब लिख के आओ। आपको कॉपी भर के आनी, लिख के आना है, कॉपी छोड़ के नहीं आनी खाली। ठीक है, और इसका आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो इसी के साथ क्या है, थैंक यू सो मच। और ये हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पहला वीडियो था MIH का, और ये पेपर नंबर 1 मेजर माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए था, दिल्ली सल्तनत, जो कि यहाँ से आज एंड होता है। ओके, और ये क्वेश्चन आप देख के आना, पेपर देख के आओगे, आप खुद ही कहोगे कि बहुत हेल्प मिली। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दूसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।